मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन नियो न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है मैं मथुरा हूँ। जब ये शीर्षक मैं मथुरा हूँ तो स्वाभाविक रूप से इसमें मथुरा की झलकियाँ होनी चाहिए। मथुरा यानी ये पूरा ब्रजधाम, और इस ब्रजधाम के बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने इस ब्रजभूमि की, जिसे कहा जाए कि शान को और अधिक व्यापक किया है। प्रभु श्री कृष्ण, राधा रानी जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे आधार हैं, उनकी उपासना, उनका वर्णन, उनका गुणगान न सिर्फ इस देश के विभिन्न प्रांतों में बल्कि पूरे विश्व में किया है। ऐसे बहुत से प्रमुख भागवताचार्य हमारे ब्रजभूमि से आते हैं। बहुत सारे प्रमुख भागवताचार्य परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक ऐसे भागवत प्रवक्ता के साथ साथ प्रभु उपासना की एक पूरी परंपरा को निरंतरता देने वाले एक परम पूज्य व्यक्तित्व को यहाँ पर अपने साथ हमने आमंत्रित करके जोड़ा है, जो प्राचीन परंपराओं को न सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि पूरे विश्व में उनकी व्यापक स्वीकार्यता बने, इसके भी प्रयास में हैं। मैं आप सभी का परिचय कराना चाहता हूं श्रीमद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम ब्रजवासी सहज तौर पर बहुत सी सहजता का पालन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परंपरा का पालन करना भी आवश्यक है। हम आसानी से श्री पुंडरीक जी महाराज कह लेते हैं, लेकिन जब ये कार्यक्रम एक औपचारिकता के साथ आप तक जा रहा है तो वहां मुझे इनका पूरा नाम संबोधित करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो दुर्लभ प्रतीत होती है कि महाराज श्री ऑक्सफोर्ड से शिक्षित हैं। इस विश्व की सबसे बड़ी और सबसे विशिष्ट यूनिवर्सिटियों में से एक, बल्कि कहा जाए कि संभवतः पहली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से शिक्षित हैं और अब गौड़ीय परंपरा के 38वें आचार्य हैं। तो मैं आप सभी यहाँ इस कक्ष में मौजूद और अपने अपने टेलीविजन कक्ष के सामने बैठ करके इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे सम्मानित श्रोताओं से, दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि एक बार मेरे साथ मिलकर के महाराज श्री का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका, आप हमारे मध्य आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और राधा रमण मंदिर के आप सेवायत हैं, ये भी एक विशिष्टता आपके साथ जुड़ी हुई है।
तो ऑक्सफोर्ड से निकले पुंडरीक जी और अब भागवताचार्य बन गए पुंडरीक जी, ये दो पुंडरीक जी कैसे एक से हुए? निकला तो मैं इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वहीं से हूँ। मैं मथुरा हूँ और मैं ब्रजवासी हूँ, वृंदावनवासी हूँ। कोई कहीं भी जाए, गुजराती अमेरिका जाता है तो भी थेपले खाना नहीं भूलता। थेपले खाना नहीं भूलता। अगर राजस्थानी इंग्लैंड चला जाता है तो दाल बाटी फिर भी लेता ही है। तो कथा की परंपरा मेरे घर का एक पुराना क्रम रहा है। मेरे शरदादा जी और सभी विश्व भर में घूमते रहे। उसी प्रणाली में मेरे स्वयं दादा गुरु जी भी एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी रहे। श्री मनमाधु गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो एक विश्व प्रसिद्ध नाम है, वो स्वयं भी AA थे लाहौर यूनिवर्सिटी से पार्टीशन से पहले। तो उस क्रम में मुझे कुछ थोड़ी देर के लिए परदेश भेजा गया कि मैं भी एक एकेडमिक एजुकेशन का अनुभव लेकर आऊं। उसने मुझे बहुत सहायता करी। तो कथा के क्षेत्र में तो मैं 7 वर्ष की आयु से हूँ। पहली बार इसे पकड़ा था जब 7 साल का था, अपने ही ज्ञान गुदड़ी आश्रम में। उसी क्रम में पढ़ता भी रहा और दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग मंच पर अलग अलग व्यक्ति की जैसे शोभा होती है। एक ही फूल जब डोरे में पुभ जाता है तो माला बन जाता है, किसी गुलदस्ते में किसी और फूलों के साथ सजता है तो गुलदस्ता बन जाता है, बगीचे में रहता है तो उसकी सुंदरता बन जाता है। बस व्यक्ति एक ही है, अलग अलग जगह था तो आप कह सकते हो पुंडरीक तो एक ही है। पुंडरीक एक ही है, ये अच्छी बात है। मेरा जो सवाल था उसका आशय थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूँ और आपसे क्योंकि जानना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ। आपसे बहुत से लोग आपको जानते हैं और व्यासपीठ पर जब आप विराजमान होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं, उस रूप में जानते हैं अधिकांश लोग। आज मेरे लिए भी ये पहली जानकारी थी कि आप ऑक्सफोर्ड से निकले हैं। बहुत ज़्यादा इसमें चौंकना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आंखें नहीं खोल लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों। कोई भी व्यक्ति होना चाहिए, जा सकता है, पढ़ के आ सकता है। लेकिन जब परिवार की परंपरा थी, उच्च शिक्षा इस भारतवर्ष में भी मिल सकती थी, यहाँ पर वो चीज़ मैं समझने की कोशिश हूँ कि ऑक्सफोर्ड जाकर के क्या ये लगा कि मैं भागवत कथा वाली परंपरा में न जाके कुछ और भी कर सकता हूँ, दुनिया में बहुत कुछ है करने को? ऐसा पक्ष जैसे मैंने पारिवारिक परंपरा के संबंध में आपसे पूर्व से ही निवेदित किया, मेरी एजुकेशन का भी लक्ष्य मेरी इस भागवतीय परंपरा को संबलिष्ट करना मात्र ही था। मैं निश्चित मानता हूं कि भारतवर्ष की परंपरा उज्जवल है और बड़ी से बड़ी उच्च शिक्षा यहाँ भी ली जा सकती थी और मेरी जो बैचलर्स तक की शिक्षा है वो भारतवर्ष में ही है। मात्र एक अनुभव के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय धर्म है वो केवल भारत के लिए हो ऐसा नहीं लिखा है। भारतीय धर्म विश्व के लिए और पूरा विश्व से स्वीकार कर रहा है। तो विश्व स्तर तक उस प्रवाह को ले जाने के लिए मुझे मात्र अनुभव प्राप्त हो सके, इसलिए मैं बाहर गया। उस अनुभव का जिक्र कर लूं, किस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ? सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मल्टीनेशनल लोगों के साथ बैठते हैं तो उनकी विचारधारा का मालूम चलता है। सबसे बड़ा अनुभव था, मैं एक इंटरनेशनल सेंटर में था ऑक्सफोर्ड के, क्योंकि भारतीय मूल का व्यक्ति हूँ, तो वहाँ रियाद के भी लोग थे, वहाँ अबू धाबी के भी लोग थे, वहाँ रशियंस भी थे, वहाँ अमेरिकन्स भी थे। तो एक तो मुझे विविध धर्मों की, मेरे बड़ा अच्छा मित्र है जो रियाद से है, अब्दुल रहमान उसका नाम है, उसने मुझे कुरान के विषय में बहुत कुछ समझाया। मैं अलग अलग धर्म के लोगों से भी मिला, उनकी विचार पद्धति से भी मिला। एक दुनिया की इतनी एलीट और आई वुड से इतनी उपलब्ध यूनिवर्सिटी को क्यों कहा जाता है, जब वहाँ घूमा जाता था तो आप स्कॉलर्स के बीच में थे। हमारे न्याय में एक सूत्र है सुप्त प्रबुद्धन न्याय, और एक सूत्र है जिसमें भृंगी कीटन न्याय, कि जब भृंगी किसी कीड़े को किडनैप करता है और बाहर बैठा ब्रिंग ब्रिंग करता रहता है तो वो भी भृंगी बन जाता है। तो एक स्कॉलर्स का माहौल था जहां आपको भी मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, और एक मल्टीलिंगुअल विचारधारा, भाषा और जीवन शैली सबके विषय में जो व्यक्ति को पूर्व से परिचित होता है, तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने पहले बात कही कि वो चौंकता नहीं है।
मेरे पास आपको लेकर के सवालों में स्वाभाविक रूप से भागवत कथा, भागवत वक्ता, वृंदावन, धर्म, इन सब पे बात हो सकती थी, लेकिन जैसे ही मैं आपसे बात करने आ रहा था तो मुझे छोटी सी स्लिप पे मैंने कुछ चीज़ें जान ली और उसमें मदद हुई कि हमारे आप ही के साथ आए हुए एक सज्जन ने, तो उसमें ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिखने उनके द्वारा भूल के अपने कागज़ पे जब मैंने ऑक्सफोर्ड लिख लिया कि वहाँ से शिक्षा, तो मैंने कहा कि मैं इसी पे अभी तो ज़्यादा फोकस करूँगा। भागवत के तौर पर आपको बहुत से लोगों ने जान रखा है। जब आप वहाँ थे, आपने कहा कि स्कॉलर्स के बीच में रहना, बहुत सारे अलग अलग जो नेशन की उनकी अपनी जो कस्टम, उनका अपना कल्चर, उन सब चीज़ों का एक पूरा वातावरण मिलना, वो सब चीज़ें आपके निजी जीवन के अनुभव के लिए, जीवन के विस्तार के लिए बहुत आवश्यक हो सकती थी और मुझे लगता है संभवतः वो आवश्यकताएं आज महसूस होती भी होंगी। लेकिन जब आप वहाँ थे एक भारतीय के तौर पर और एक ऐसी समृद्ध धार्मिक परंपरा के एक अगले संवाहक के तौर पर, तो वहाँ भारतीयों के प्रति, भारत के प्रति, यहाँ के धर्म के प्रति क्या राय मिलती थी आपको? सबसे पहली बात एक तो मैं क्लियर करूं कि मैं लगभग वहाँ 8 महीने तक था। उसी बीच मेरे पिताजी और दादाजी का लगभग साथ में ही उनका शरीर छूटा, तो मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने डिस्टेंस से उस अपनी डिग्री को पूरा किया। तो जब तक मैं वहाँ, मास्टर डिग्री थी? हाँ जी, मास्टर्स डिग्री थी। तो जब मैं 8 महीने वहाँ पर रहा और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारतीयता का अनुभव कर चुके हैं, 200 वर्ष यहाँ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का शोषण कर चुके हैं। इसके ऊपर इस समय बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हमारे बहुत सारे, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं, पॉलिटिशियंस भी इस विषय को बहुत उठा रहे हैं, जो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहे हैं। पर बड़ी मिक्स सी चीजें हैं। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, आई वुड से, कि जो व्यक्ति भारतीय सभ्यता से परिचित था, वो उसके प्रति एक अलग ही विचारधारा थी। हमारी उपलब्धि, हमारी संस्कृति, हमारा योग, हमारी फैमिली, एक ऐसी चीज जो भारत कायम रखता है वो परिवार है, जो पाश्चात्य दर्शन में, जो डाइवर्सिटी है, जो पाश्चात्य और सबसे बड़ी बात भोजन का जो सम्मान परदेश में भारत के प्रति है, वो देखने लायक है। वो पागल हो जाते हैं यहाँ के भोजनों को देखकर। तो वो चीजें बड़ी विलक्षण थी और बड़ा इंडिविजुअल था। ऐसा कोई ये बात नहीं है कि एक कोई मिक्स्ड या यूनिवर्सल अप्रोच है भारत के प्रति। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हिस्ट्री का मालूम ही नहीं था, तो वो एक ऐसा कंटेम्पररी कंट्री भारत को देखते हैं। कोई ऐसे थे जो उस समय की परंपरा से जुड़े हैं, तो वो थोड़ा रैशनल भी हो जाते हैं। कई ऐसे भी थे कि जो इसके स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, वो इसके प्रति नतमस्तक भी होते थे। और आज आप देखते हैं विश्व भर भारत के सामने कम से कम उसके धर्म के नाम पर तो नतमस्तक होता ही है। धर्म के नाम पर नतमस्तक होते हैं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। 7 वर्ष की अवस्था में आपने कहा कि इस जैसा कोई माइक पकड़ लिया था, क्योंकि परिवार की परंपरा थी। उस समय भले ही पुंडरीक जी महाराज की अवस्था 7 वर्ष की थी, लेकिन हो सकता है वो कहीं अपने पिता, दादा, परदादा की गायन में संगत दे देते हो, कुछ न कुछ करते होंगे। उसके बाद फिर आपने कहा आप ऑक्सफोर्ड पहुंच गए थे, यूके थे, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण समय आया जब आपके बाबा और पिता का निधन हुआ, वापस लौटना पड़ा। फिर व्यवस्थित तरीके से कब व्यासपीठ पर आसीन हो गए? मैं वहां जाने से पूर्व से व्यवस्थित तरीके से आसीन था, बल्कि वहां भी ये करता था। अच्छा। मैं जहाँ रहा, मैं किसी डॉमेट्री में या कोई स्टूडेंट रेंटल यूनियंस में नहीं रहा। मेरे खुद के एक शिष्य थे जो ऑक्सफोर्ड से 45 मिनट दूर रहा करते थे। उनके घर में मंदिर था, भोग बनता था, 7 आरती होती थी। मैं 1 घंटे मेरी ट्रेन को लगते थे। वो सर एनआरआई और वो वहाँ के नहीं, वो एनआरआई थे, पंजाबी थे जो वहाँ रहते थे। तो मैं वहाँ था, सुबह जाता था, शाम को आता था। शनिवार और रविवार वो मेरी व्यवस्था देखते थे और मैं अलग अलग जगह प्रवचनों को जाता था। सीधी बात है कि प्रवचन करके वहीं दक्षिणा प्राप्त करता था। वो जैसे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कैफेज और कॉफी शॉप्स में काम करते हैं, तो मैं अपनी परंपरा को आगे ले रहा था। लेकिन उसका जरिया आपने फिर ये कथा का प्रवचन चुना था। वहां पर अन्य स्टूडेंट्स जो स्कॉलर्स हैं वो अर्निंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं उस पैसों से। आपने कथा की
अपनी दक्षिणा ली और उसे अपनी पढ़ाई में लगाया। उसे अपनी पढ़ाई में लगाया। बहुत बढ़िया। तो मैं उसको वहां भी रखा रहा। उससे पहले भी यहाँ पिताजी के साथ, दादाजी के साथ बैठा करता था। बल्कि जब वो लोग थे तो भारत से बाहर की संपूर्ण व्यवस्था उन्होंने मुझे ही कृपा करके दी हुई थी। तो मैं उस समय भी यात्रा में था और ये सब कर, जैसे जैसे स्कूल से छुट्टियां मिलती थी मैं अपनी इस व्यवस्था में रहता था। कभी जब आप ये बता रहे हैं कि वहां पर रहते हुए भी कथा कर लेते थे, तो पोशाक भी लगभग इसी प्रकार की होती होगी? जी, वहाँ क्योंकि कॉलेज की पोशाक का कोई इतना ज्यादा वहाँ बंधन नहीं था। हाँ। मैं कोई थियोलॉजी का नहीं थी। हाँ, थियोलॉजी का स्टूडेंट था। हाँ। तो वहाँ कोई सेट यूनिफॉर्म नहीं थी। और ऑक्सफोर्ड कोई एक बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है जैसे यहाँ है। वो पूरा शहर ही एक यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ अलग अलग सेंटर्स हैं बिल्डिंग में, तो आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। टू बी फ्रैंक, जब मैं पहली बार गया तो मैं तो यहाँ से धोती कुर्ता ही ले गया था। फिर मेरे शिष्य वहाँ बोले कि इससे काम नहीं चलेगा। मैं पूछने जा रहा हूँ, मैं बस पूछने जा रहा हूँ आपसे। पहले तो ये जान लिया, लेकिन वहां पर आपने क्या पहना और क्या आपका मन होता था कि अभी भी कभी कभी लगता है जी कि कुछ और बंदिशें इस भागवत कथा में प्रवचन करने की वजह से, भागवताचार्य होने की वजह से कुछ आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ बंदिशें होती हैं, वो कभी कभी मन में उमड़ती हैं? पहली बात, वहां जब मैं था तो शुरू के कुछ दिन में डेफिनेटली वेस्टर्न उसमें ही गया। और पोशाक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऊपर का मात्र वेश है। कपड़ों से किसी को जानना भी नहीं चाहिए। एक मूर्ख भी कोट पहन ले तो कोई उसे विद्वान समझे तो ये देखने वाले की मूर्खता है। तो शुरू के कुछ दिन में गया, बीच में कभी कभी ये भी पहन कर गया और एक दो अपने मित्रों को पहनना भी सिखाया। उन्होंने कहा ये अपनी पोशाक, हाँ, स्ट्रेंज सा है। मैंने कहा मैं कल लेके पहनाता हूँ। तो हम लोग वहां घूमे, वेरी कूल, वेरी वेरी नाइस, इजी। ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो दूसरी बात आपने कही कि मैं इस समय भी जैसा हूँ वेरी नेचुरल हूँ। आपके पास भी आके बैठा, यहाँ भी बैठा। बंदिश तब किसी व्यक्ति को अनुभव होती है जब कुछ एबनॉर्मल और अननेचुरल उसके साथ घटित होता है, जो उसकी प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति जो है वो स्वभावानुसार बनती है, स्वभाव जो है वो संगत के अनुसार बनता है। आप किस एसोसिएशन में है। तो मैं मथुरा हूँ, तो वो संगत ऐसी थी जिसने ऐसे विचार को जन्म दिया। तो स्वभाव ऐसा था। अभी भी जो है वो बहुत नेचुरल है। और मैं ये भी स्पष्ट कह सकता हूँ, मुझे क्या, किसी भी व्यक्ति को मात्र कपड़े से न समझा जाए। उसके विचार, उसके अनुभव, उसकी गहराई, उसके अध्ययन से अगर उसे समझा जाएगा। उसकी जाति, कबीर ने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो वही भारत की प्रबुद्ध समझ है। तो ये कोई बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं रखती। इसमें अपने अपने मात्र ट्रेडिशन है। कोई कैसी धोती पहनता है, दक्षिण में जाइए घुमा के पहन लेता है, ब्रज में जाइए कोई खड़ी पहन लेता है। तो ये कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती चीज। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य ये है कि आज शायद हम लोग उस एज में जी रहे हैं जहां ऊपरी आवरण बहुत महत्व रखने लग गया है। लेकिन इसको हिट करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा, इस मंच से कही बात लोगों को असर करे, ये मैं उम्मीद करता हूं। बस जल्दी से आपसे दो सवाल मेरे बहुत प्राथमिक हो जाते हैं। आज जो भागवत कथाओं का जो समय है, जो दौर है, आप लोगों से अक्सर बात करें तो आप लोग बहुत आप लोगों का एक परफेक्ट परसेप्शन है कि ठीक है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी नहीं चाहते कि बेवजह किसी की आलोचना हो, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर जाने लगे, चीजें सहन के बाहर चली जाएं, तब थोड़ा टिप्पणी करना भी आवश्यक हो जाता है। आज आप ये बात मानते हैं और सहमत हैं और इस बात से किंचित परेशान भी हैं कि अब भागवत कथाओं में जो प्रवक्ताओं की जो उसको मैं अब क्या योग्यता कहूँ, क्वालिटी कहूँ, उनका ज्ञान कहूँ, उस सब में बहुत ह्रास आया है? दोनों स्थितियों में ह्रास आया है, मेरा ऐसा मानना है। मात्र वक्ताओं की स्थिति में नहीं, श्रोताओं की स्थिति में भी बहुत ह्रास आया। दोनों एक दूसरे के पूरक है। श्रोताओं की स्थिति में अगर ह्रास नहीं आया होता तो इस प्रकार के वक्ता फिर स्टैंड कहाँ आगे नहीं होते। तो चंद्रमा और चंद्रिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे याद है, मैं जब बचपन में अपने आश्रम में कुछ बोल के उठा करता था तो कभी कभी कोई बूढ़ी डंडा टेकती आती थी और कान में कह देती थी, व्यास जी आज 3 श्लोक गलत बोल गए आप। अगले दिन अपने आप पढ़कर जाता था कि भाई अच्छे सुनने वाले बैठे। आज स्थिति ये है कि आप श्लोक बोलो तो वो कहते हैं कि आप बोल क्यों रहे हो, एक भजन सुनाओ ना, हमको समझ नहीं आता। तो जो प्रबुद्ध समझदार है ना,
उन्हें भी अपनी पद्धतियों को बदलना पड़ा है। कई ऐसे हैं जिन्हें संगीत की जरूरत नहीं है। भागवत और संगीत दो अलग चीजें हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें विचित्र प्रकार के भजनों की कोई जरूरत नहीं है। भजन को समझना बहुत जरूरी है। तुकबंदी का नाम भजन नहीं है, संगीत का नाम भजन नहीं है। कोई विशेष धुन में गाई हुई चीज अगर आपको मस्ती दे रही है तो आपको सोचना चाहिए कि वो मस्ती धुन से आई है, कि वो मस्ती ताल से आई है, कि वो मस्ती कृष्ण नाम से आई है। अगर कृष्ण नाम से आई है तो धुन और ताल नहीं होती तो भी आ जाती, और अगर मस्ती केवल धुन और ताल से आई है तो तुम्हारा लेना देना कृष्ण नाम से नहीं है, क्योंकि मांग ऐसी आई। तो श्रोताओं को प्रबुद्ध करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और हम लोगों से प्रबुद्ध सुनना श्रोताओं की जिम्मेदारी है। श्रोताओं का दायित्व है, बहुत जबरदस्त दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व। और उसको पालन, ये एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। ऐसे ही ये दोनों की, जब मैं तो ये हर बार बात कहता हूं कि जब भी कोई श्रोता किसी वक्ता से कथा लेने जाए, मैं देता हूं आपको 10 श्लोक भागवत के, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट की तैयारी करते हैं, आप जैसे आप पंडाल की तैयारी करते हैं, आप 10 श्लोक याद करके जाइए, और उसे निमंत्रण करने से पहले कुछ नहीं, उसका अपमान नहीं करना, आप उसके सामने बैठ के 10 श्लोक विधिवत सुना दीजिए, तो या तो वो भाग खड़ा होगा या तैयारी करके आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि हम हर चीज परख के करते हैं, और वक्ता को क्यों नहीं परख के चुनते। व्यास शब्द का अर्थ होता है वेदः विस्तारयति विभाजयति इति व्यासः। जो व्यक्ति वेद का विस्तार करे उसे व्यास कहते हैं। तो ये भी व्यास गादी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पीछे टिकने वाली कोई जगह हो, आगे एक स्टूल हो, उसके ऊपर पोथी हो, 2 माइक काले रंग के लग रहे हो, उसी का नाम व्यास गादी है। चप्पल पहनने के बाद भी ये आसन व्यास गादी हो सकती है, अगर मैं यहां बैठकर वेद और उसके सूत्रों का विस्तार करूं। और वो आसन भी व्यास नहीं, बेआस गादी हो सकती है, अगर वहां वेद की चर्चा ना हो तो। इसलिए इस महत्व को समस्त श्रोताओं को और वक्ताओं को समझना पड़ेगा। एक परंपरा से जुड़े बिना ये कार्य जीवन में प्रतिफलित नहीं हो सकता। जब से कॉमर्शलाइजेशन होगा कथाओं का, व्यापारीकरण होगा कथाओं का, चाहे वो वक्ता की तरफ से हो चाहे वो श्रोता की तरफ से हो, इसमें सुधार लाना बहुत कठिन है, पर सुधार की बहुत जरूरी आवश्यकता है। शीर्षक मात्र, जैसे हमने शीर्षक लिखा मैं मथुरा हूं, और हम बात करें ग्वालियर की, बात करें आगरा की, बात करें बंबई की, तो आप कहोगे कार्यक्रम का शीर्षक खंडित कर दिया आप लोगों ने। ऐसे ही बोर्ड लगा है श्रीमद् भागवत कथा, पर ग्रंथ की एक चर्चा भी उसमें उपस्थित नहीं। मात्र अगर हमें गायन सुनना था तो हेमंत ब्रजवासी जी जैसे किसी बढ़िया गायक को बुलाते, हम लोगों से अच्छा गाते, आप लोगों का मनोरंजन करते। इसलिए कुछ खिचड़ी सी पक गई है। उसके पीछे सबसे बड़ी आवश्यकता है एजुकेशन। मैं ब्राह्मण हूं और मेरा दायित्व शिक्षा से संबंध रखता है। जब तक समाज को शास्त्र के प्रति शिक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक घरों में अध्ययन शुरू नहीं होगा, तब तक इस जो भी अध्ययनशील व्यक्ति है ना, वो किसी भी टेढ़े व्यक्ति को व्यासगादी पर नहीं बैठाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि इसमें लिए तो आपको सभी को मिलकर के हम इस मंच का अभिनंदन करना चाहिए कि यहाँ से इतनी बड़ी बात निकली है। ये सच्चाई है कि बहुत संकट काल है, ये संकट काल इसको मैं कह सकता हूँ। और ऐसे में कई बार जो एक पूरा समाज, एक सोसाइटी जो हम आपसे ही बनती है, वहाँ ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सी बार आज जब ट्रेंड चेंज हो रहा है श्रोताओं का, तो ऐसे में ये संकट और गहरा रहा है। तो परस्पर दोनों तरफ से प्रयास होने बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा आखिरी सवाल, यदि आप इसका उत्तर देना उचित समझें। एक बड़ी बहस चल रही है कि महिलाओं को भागवत कथा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, आपका क्या मत है? एक मिक्स सा मत है। मैं बीच की धारा चुनता हूं, दोनों तरफ का विषय नहीं चुनता। भारत के इतिहास में बहुत 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 बड़ी बड़ी कन्याओं का, माताओं का नाम जुड़ा हुआ है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। कहते अगर इन 5 माताओं का, महिलाओं का, कन्याओं का कोई व्यक्ति स्मरण तक कर ले तो उसके जीवन में से पतन समाप्त हो जाता है। मेरा एक इस प्रकार से मानना है। पहले तो मेरी वही बात मैं रिपीट करूंगा कि व्यास गादी किसे कहा जाए, पहले तो इसका निर्णय होना बहुत जरूरी है।
कि केवल एक विशेष पिक्चर की बनी चीज को व्यास गादी नहीं कहा जाएगा। व्यास गादी क्या है ये। दूसरी बात ये, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की अपवित्रता में है, अगर वो महिला ही नहीं पुरुष भी अगर वो किसी भी प्रकार की अपवित्रता में है, तो उसे पूर्ण रूप से कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी शास्त्रीय संदर्भ में जुड़े। पर अगर वो व्यक्ति अपनी पवित्र स्थिति पर अविराजित है, मैं अगर खड़े होकर के भी भागवत का श्लोक बोलूं तो वो खड़ा होना भी व्यास गादी है। मैं अगर जमीन पर बैठ करके भी भागवत का श्लोक बोलूं तो वो भी व्यास गादी। जहां पर पेड़ के नीचे सुखदेव जी बैठे और वहां बोले, वो तो चौक बनी हुई थी, कोई स्टूल थोड़ी ना लगा, कोई तखत थोड़ी ना आया। कोई एक अंतिम बात और कहूंगा, हमारे यहां सारी चीजें दो हिस्सों में बटी हैं। एक विषय जिसे कहते हैं पूर्व मीमांसा और एक जिसे हम कहते हैं उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का अर्थ होता है कर्मकांड। जैसे आज हम शास्त्र की बात करें, कोई पूर्व मीमांसक बैठा होगा तो हम और आपके ऊपर टिप्पणी कर सकता है कि तुम जूता और चप्पल पहन के बैठे हो। तो इसको कहते हैं हम पूर्व मीमांसा, जहां विषय कर्म कांड का आता है। और दूसरी तरफ विषय है उत्तर मीमांसा, जिसका मतलब है भावना, जो इमोशनल पार्ट है। जैसे पहले तिलक लगाइए, फिर चावल लगाइए, फिर माला पहनाइए, ये कर्म कांड का विषय। पर मैं ये कहता हूं, अगर गोपाल से प्रेम है और तुमने अगर पहले चावल लगा के तिलक लगा दिया तो क्या वो मना कर देगा? वो खुद कहेगा कि अच्छी बात है, ऐसा कर लो। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, हर कृत्य के ये दो पक्ष हैं, हर बात के ये दो पक्ष हैं हमारे सनातन धर्म में। ऐसे ही भागवत के भी दो पक्ष हैं। भागवत कई लोग पूर्व मीमांसा के अनुसार कहते और सुनते हैं, जिसमें कर्म कांड है, जिसमें पूजा है, जो कई लोग पितरों के लिए करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। उस पद्धति में बिल्कुल प्रकार विशेष रूप से निषिद्ध है कि कोई भी अपवित्र व्यक्ति, और वो अधिकार ब्राह्मण को है। और जो उत्तर मीमांसा का पक्ष है, उसमें किंबा न्यासी, किंबा विप्र, किंबा शूद्र होए, कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु होए। कोई भी व्यक्ति अगर आपके अंदर सत्य, प्रेम और करुणा की अलख जगाता है तो आपको उसके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। इसी प्रकार थोड़ा पॉलिटिकल जवाब देते हुए अपनी बात को समाप्त करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी, आपने पॉलिटिकल वे नहीं अपनाया था, ये डिप्लोमेसी नहीं थी। साफ तौर पर आपने स्पष्ट भी कर दिया कि आप विरोधी हैं तो अपवित्रता के हैं, महिला या पुरुष के भेद के विरोधी नहीं है कि। और शायद ये बहस बहुत ज़्यादा चल चुकी है, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपने उसका जवाब दिया, सभी चीज़ों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्रीमान मध्व गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने के दौरान अगर उनको लगा कि अपने शिक्षा का व्यय मुझे परिवार पर नहीं डालना है, तो वहाँ कथा, भागवत कथा का, प्रवचन का, संकीर्तन का एक माध्यम चुना। अपने ही एक शिष्य के परिवार में रहते हुए वहाँ कथा का प्रवचन किया और उससे मिली दक्षिणा से ऑक्सफोर्ड की फीस भरी। जब अगर इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व सामने हो तो आप समझिए कि कितना समृद्ध भारत का वो प्रतीक है। इसी प्रकार की एक समृद्धि का प्रतीक रहते हुए उन्होंने साफ कहा कि पवित्रता और अपवित्रता महत्वपूर्ण है, या महिला और पुरुष का भेद महत्वपूर्ण नहीं है। और व्यास गद्दी कहीं पर भी हो सकती है, बस भाव अच्छे होने चाहिए और ज्ञान वास्तव में परिपूर्ण होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप देखते रहिए नियो न्यूज़ पर हमारा खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ। नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।